वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ विल्फ्रेड सेल्टर ओवन के द्वारा लिखी गई एक एंटी वॉर पोएम एंथम फॉर डूम्ड यूथ की डिटेल समरी एंड एनालिसिस। बेसिकली जो विल्फ्रेड ओवन है वो खुद भी एक एंटी वार पोइट हैं और क्योंकि वो खुद एक सोल्जर रह चुके थे और उन्होंने वर्ल्ड वार 1 के दौरान जो तबाही, जो डेथ को और जो फियर और हॉरर्स को फेस किया था बैटल फील्ड में, उसने उनके सामने बैटल फील्ड का, वॉर का रियल फेस ला के खड़ा कर दिया था। इसीलिए इस पोइम में वो पोइम वॉर को ग्लोरीफाई या वॉर को हाईलाइट नहीं कर रहे, बल्कि वॉर को नेगेटिव दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वॉर एक ऐसी चीज़ है जो कि हज़ारों लाखों बेगुनाह नौजवानों की मौत का कारण बनता है। और इस पोइम में वो वॉर के अगेंस्ट लिख रहे हैं और वो चाहते हैं कि किसी प्रकार की भी जो वॉर है वो इस दुनिया में ना हो। तो इससे पहले कि हम लोग पोइम में आगे बढ़े, थोड़ा सा हम पोइट के बारे में जान लें। विल्फ्रेड एडवर्ड सेल्टर ओवन, born on 18th March 1893 and died on 4th November 1918। तो ये उनका लाइफ स्पैन है। वॉज एन इंग्लिश पोइट एंड सोल्जर। वो एक इंग्लिश पोइट भी थे और एज ए सोल्जर भी उन्होंने काम किया और वर्ल्ड वार 1 में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग पोइट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। और वर्ल्ड वार 1 के दौरान उनकी पोइट्री जो थी काफ़ी फेमस हुई थी। इस वार पोइट्री ऑन द हॉरर्स ऑफ ट्रेंचेस एंड गैस वॉरफेयर वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज मेंटर सिगफ्रीड सेसोन एंड स्टूड इन कॉन्ट्रास्ट टू द पब्लिक परसेप्शन ऑफ वॉर एट दैट टाइम। और उनकी जो वॉर पोइट्री थी वो वॉर के असली डर, खौफ, मौत को डिपिक्ट करने वाली पोइट्री थी, जो कि उनके मेंटर सिगफ्रीड सेसोन के द्वारा इंस्पायर्ड थी। और उस समय जबकि वॉर का टाइम था और मैक्सिमम पोइट्स कोशिश ये कर रहे थे कि वॉर को ग्लोरीफाई करके सोल्जर्स को इंस्पायर किया जाए, उनको हिम्मत बढ़ाई जाए, इनकी पोइट्री उनके कॉन्ट्रास्ट में थी। और क्योंकि इन्होंने वॉर को ग्लोरीफाई करने की जगह दुनिया को, रीडर्स को वॉर का असली चेहरा दिखाने में ज़्यादा बेहतरी समझी। अमंग हिज बेस्ट नोन वर्क्स, उनकी बेस्ट नोन वर्क्स में से कुछ हैं ड्यूएस एट डेकोरम, इनसेंसिबिलिटी, एंथम फॉर डूम्ड यूथ, फ्यूटिलिटी, स्प्रिंग ऑफेंसिव एंड स्ट्रेंज मीटिंग। तो ये उनकी कुछ प्रमुख और फेमस क्रिएशंस में से एक क्रिएशन हैं। Now let's move on to our main topic, that is Wilfred Owen's Anthem for Doomed Youth। तो इससे पहले कि हम लोग पोइम की समरी और रेलिवेंस को पढ़ना शुरू करें, मैं एक ब्रीफ समरी बताना चाहूँगा पोइम के बारे में। इस पोइम में पोइट बेसिकली एंटी वॉर थिंकिंग को प्रमोट कर रहा है। वो उन सभी प्रथाओं को, वो उन सभी सेरेमनीज़ को खंडित कर रहा है जो सेरेमनीज़, जो प्रथाएं हम लोग सोल्जर्स के डेड होने के बाद उनके ऑनर में, उनके गुणगान में, उनको श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करते हैं। और उनमें, क्योंकि ये बेसिकली क्रिश्चियन वॉर के ऊपर है, तो वो डिपिक्ट कर रहा है कि जो चर्च बेल्स हैं या फिर जो कैंडल्स लाइट करना है, प्रेयर्स हैं, कॉयर्स हैं, वो सारी की सारी एक फिटिंग ट्रिब्यूट नहीं है यंग सोल्जर्स को, जवान सिपाहियों को, जो यंग के मैदान में, जो बैटल फील्ड में जानवरों के जैसे मारे जाते हैं, जो बैटल फील्ड में जानवरों के जैसे मारे जाते हैं। और वो कहता है कि उन लोगों के लिए इन श्रद्धांजलियों का कोई मायने नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो लोग तो टाइम से पहले अपनी लाइफ्स को गंवा चुके हैं और मरे हुए लोगों के लिए ये सारी की सारी सेरेमनीज़ फिजूल
या बेसलेस होती हैं, क्योंकि ये सारी की सारी सेरेमनीज़ उनको वापस ज़िंदगी प्रदान नहीं कर सकती। वो कहता है कि ना तो चर्च की बेल, ना ही और कोई चीज़ उन लोगों के लिए फिटिंग ट्रिब्यूट है, क्योंकि उन लोगों के कानों में चर्च की बेल तो अब पड़ रही है जब वो मर चुके हैं। मरने से पहले तो उन लोगों के कानों में एकमात्र आवाज़ जो चल रही थी वो मौत और खौफ की थी, इन द फॉर्म ऑफ स्टटरिंग राइफल्स या फिर तोपों की और गोलों की आवाज़ें। और इस तरीके से वो जंग की असली और डरावना चेहरा और तबाही और मौत को हमारे सामने हाईलाइट कर रहा है। और वो कह रहा है कि इन प्रथाओं का उन सोल्जर्स के लिए अब कोई भी फ़ायदा या कोई भी मायने नहीं है, क्योंकि वो सोल्जर्स ऑलरेडी अपनी जानों को गंवा चुके हैं। उसके साथ साथ वो और क्या कह रहा है, उसके साथ साथ वो ये भी कह रहा है कि अब जो हम लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, नेशनल फ्लैग में उनको ड्रेप करके हम लोग उनका अंतिम संस्कार पूरे आर्मी की शान और शौकत के मुताबिक कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें यूज़लेस हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें उन सोल्जर्स की मरी हुई बॉडी में जान नहीं डाल सकती, वो उन लोगों की अनटाइमली डेथ को करेक्ट नहीं कर सकती। तो इन शॉर्ट पोइम के पहले हिस्से में जंग के मैदान के असली दुख भरे मौत और डर और तबाही वाले चेहरे को हमारे सामने हाईलाइट कर रहा है, और एक सोल्जर के नज़रिए से बता रहा है कि जंग के मैदान में जाने से पहले वो कितना एक्साइटेड था, बट जंग के मैदान में जो उसने देखा, वो देखने के बाद उसकी एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई और उसको जंग के मैदान की असलियत पता चली कि जो दर्द, मौत और अलग अलग तबाही के वजहों से भरा हुआ है। उसी तरीके से पोइट फिर से कहता है, वो कह रहा है कि उनके मरने के बाद किसी एपिटैफ के ऊपर, पत्थरों के ऊपर उनका नाम लिख दिया जाना, मोमबत्तियाँ जला के उनको श्रद्धांजलि देना, वो कह रहा है कि ये सारी की सारी चीज़ें भी बेसलेस हैं, ये सारी की सारी चीज़ें भी उनके लिए मीनिंगलेस है, क्योंकि वो मोमबत्तियाँ अब इन सोल्जर्स की आँखों में ज़िंदगी की जो रोशनी बुझ चुकी है, उस रोशनी को दोबारा जगा नहीं सकती। इसीलिए वो पहले पोइम के पहले हिस्से में इन सभी प्रथाओं, इन सभी सेरेमनीज़ को खंडित करता है और उस समय के क्रिश्चियन सोसाइटी को रिस्पॉन्सिबल मानता है वर्ल्ड वार 1 में हज़ारों लाखों नौजवानों के टाइम से पहले अपनी ज़िंदगी को खो देने का। वो कह रहा है कि ये लोग क्यों वो धर्म और सरकार को इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल मान रहा है। वो कह रहे हैं कि जैसे एक स्लॉटर हाउस में एक कसाई क्या करता है, मरने से पहले किसी पशु को पालता है, उससे को खिलाता पिलाता है, और जब उसे लगता है कि अब इसकी कीमत अच्छी मिल जाएगी, वो उसको मार देता है। बिल्कुल उसी तरीके से उस समय का वो क्रिश्चियन सोसाइटी को, चर्च को रिस्पॉन्सिबल मान रहा है और उस समय की सरकारों को रिस्पॉन्सिबल मानता है कि पहले इन नौजवानों को बड़ा कर दिया गया और फिर अपने मतलबों को सीधा करने के लिए इन नौजवानों को टाइम से पहले मौत के मुंह में, जंग के मैदान में भेज दिया गया, जहाँ पे ये किसी पर्सनल नहीं बल्कि कंट्री के इंटरेस्ट के लिए शहीद हो गए, मारे गए। और नो डाउट अगर हम लोग ये देखें कि देश के लिए काम करना, शहीद होना मान सम्मान की बात है, तो यहाँ पे पोइट ये चीज़ खंडित नहीं करता कि हम लोग आर्मी में या अपनी अलग अलग फोर्सेस में भर्ती होना शुरू कर दें। वो सिर्फ ये असली चेहरा हमारे सामने ला रहा है कि अगर जंग होती है तो जंग का परिणाम क्या निकलता है। तो दूसरे हिस्से में पोइट, जहाँ पे पहले हिस्से में सोल्जर्स के एंगल से, यंग सोल्जर्स के एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों के सामने उसने जंग के मैदान को रखा था, अब उनकी फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताया जा रहा है। वो कह रहा है कि अगर किसी के चेहरे के ऊपर सच्चा दुख, सच्ची उदासी और सच्ची श्रद्धांजलि देखी जा सकती है, तो वो इनके परिवार मेंबरों के, इनके परिजनों के चेहरों, परिजनों के दिलों के अंदर ही है। क्योंकि बाकी सब लोग तो 1-2 दिन याद करेंगे फिर भूल जाएंगे। हमारे सोल्जर्स कितने शहीद होते हैं, कभी हम लोग कारगिल डे मना लेते हैं, कभी हम लोग 1962 की लड़ाई को
याद करके हम लोग मना लेते हैं, कभी पुलवामा अटैक को, बट कितने दिन याद रखते हैं? बस जिस दिन आया उस दिन सिर्फ सोशल नेटवर्किंग के ऊपर अपनी डीपीज़ को अपडेट करके, मैसेजेस को फॉरवर्ड करके हम लोग अपनी श्रद्धांजलि दे देते हैं, और उसके बाद साल के बाकी 364 दिन हम लोग उन सोल्जर्स को कभी याद तक नहीं करते। तो बट वहीं पे जिन परिवारों ने अपने बेटे, अपने बच्चे खोए होते हैं, वो तो हर पल हर लम्हा उन्हें याद करते हैं। इसीलिए अगर सच्ची श्रद्धांजलि कहीं पे देख सकते हैं तो पोइट कहता है उन घरों के, उन लड़कियों के चेहरों के, स्पेशली उन लड़कियों के चेहरों के ऊपर देख सकते हैं जिन्होंने अपना बेटा, भाई, पति या फादर खोया है जंग के मैदान में। उन लड़कियों के दुख की बराबरी जो है वो किसी चीज़ से नहीं की जा सकती। ना तो उनको सरकार के द्वारा दिए जाने वाली राशि, ना ही नौकरी उनके मन से अपने परिजन के खो देने का दुख मिटा सकती है। और अगर पोइट कह रहा है कि अगर कोई सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है इन सोल्जर्स के लिए, तो वो सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम लोग दोबारा ऐसी जंग को ना होने दें, ताकि दोबारा ऐसे लाखों करोड़ों नौजवानों को अनटाइमली अपनी ज़िंदगियों को खोना ना पड़े, और ऐसी हज़ारों लाखों फैमिलीज़ को, अपने परिजनों को, अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपने पति को टाइम से पहले खोना ना पड़े। तो इन शॉर्ट, जहाँ पे पहले सेक्शन में उसने सोल्जर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पोइम को, वॉर को दिखाया, वहीं पे उसने दूसरे सेक्शन में उनकी फैमिलीज़ को हाईलाइट किया, और तीसरे सेक्शन में उसने ये कहा कि आर्मी में या किसी फोर्स में भर्ती होना गलत नहीं है, बट सरकारों को ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके जंग को टाले, क्योंकि जंग का नतीजा तबाही निकलता है। दोनों साइड्स के ऊपर हज़ारों लाखों नौजवान जो हैं अनटाइमली डेथ का शिकार होते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट बाय द समरी ऑफ द पोएम। What passing bells for those who die as cattle? Only monstrous anger of the gun, only the stuttering rifle's rapid rattle can patter out their hasty orisons. No mockeries now for them, no prayer nor bells. तो फर्स्ट पैराग्राफ में वो क्लियर कर देता है, वो कह रहा है कि चर्च बेल्स का अब बजाने का क्या फ़ायदा, जबकि सोल्जर्स जंग के मैदान में जानवरों के जैसे मारे जा रहे हैं। वहाँ पे वो कह रहे हैं कि उन सोल्जर्स के लिए इन चर्च की बेल का, उनके लिए की जाने वाली प्रार्थनाओं का, चर्च में उनके लिए मरने के बाद की पढ़े जाने वाले कॉयर्स का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब तक वो ज़िंदा थे उनके कानों में ऐसी कोई आवाज़ नहीं, उनके कानों में तो सिर्फ जंग के मैदान में राइफल्स का साउंड, मॉन्स्टर्स गन की आवाज़ें और मौत की आवाज़ें और मौत का चेहरा ही नज़र आ रहा था। और जो सोल्जर्स जंग के मैदान में जानवरों के जैसे मारे जा चुके हैं, उनके लिए ऐसी मरने के बाद जो हम लोग प्रथाएं या सेरेमनीज़ करते हैं, पोइट का ये मानना है, एक मर चुके सोल्जर का ये मानना है, ये प्रथाएं हमारे लिए कोई श्रद्धांजलि का रूप नहीं है, ये सिर्फ मौकरी है, ये सिर्फ दिखावा है, ये सिर्फ शो ऑफ है। और वो कहता है हमें ऐसे शो ऑफ की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शो ऑफ हम लोगों की ज़िंदगी को वापस नहीं कर सकता। ये प्रथाएं हमारी मर चुके शरीरों में दोबारा से जान नहीं डाल सकती। ये प्रथाएं हम लोगों को मौत के मुंह में से वापस नहीं ला सकती। ये प्रथाएं जंग के मैदान में हमारे जैसे लाखों नौजवान जो अभी लड़ रहे हैं उनको मरने से नहीं बचा सकती। इसीलिए फर्स्ट स्टैंजा में, फर्स्ट फ्यू लाइंस में पोइट इन सभी प्रथाओं को मौकरी मानता हुआ, दिखावा मानता हुआ खंडित करता है, और वो चाहता है कि इन झूठी श्रद्धांजलियों की जगह एंथम गुणगान करना, असली श्रद्धांजलि दी जाए। और वो श्रद्धांजलि जो कि पोइम के एंड में वो मांगेगा, वो श्रद्धांजलि होगी जंग को ना होने देना, इन नौजवानों को मौत के मुंह से बचा लेना। Nor any voice of mourning saves a child, the shrill demented choirs of wailing shell and budgels calling for them from sad shires। और अगली पंक्तियों में वो यही कहता है, वो कहता है कि हमारे लिए क्या चर्च की प्रार्थना या क्वायर्स काम करेंगी, हमारे लिए उनका कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग तो हर पल मौत को अपने कानों में बंदूकों और गोलियों और तोपों की आवाज़ों के रूप में महसूस करते हैं। हम लोग रोज़ अपनी मौत को हमारी आंखों के सामने
नाचता हुआ महसूस करते हैं जब हम लोग जंग के मैदान में मौत का आमना सामना करते हैं। तो इसीलिए इन प्रथाओं का, इन चीज़ों का उनके लिए कोई रीज़न नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो बहुत जल्दी अपनी मौत को प्राप्त कर सकें। समय से पहले वो लोग मर चुके हैं और मरने के बाद ऐसी प्रथाओं का क्या फ़ायदा, इन झूठी श्रद्धांजलियों का, इन दिखावे का क्या फ़ायदा। It was written in 1917 by British poet Wilfred Owen while he was recovering from injuries and traumas resulting from his military service in World War I। तो ये पोइम बेसिकली ब्रिटिश पोइट विल्फ्रेड ओवन के द्वारा लिखी गई है और ये पोइम वर्ल्ड वार वन के बाद लिखी गई थी, जब कि वो फिज़िकल इंजरीज़ और मानसिक तौर पे जो उनको सदमा लगा था वर्ल्ड वार वन में लड़ाई में हिस्सा लेने के बाद, उनसे रिकवर हो रहे थे। तब उन्होंने वर्ल्ड वार वन के दौरान हिस्सा लेते हुए जो चीज़ें जंग के मैदान में फेस की देखी, उन चीज़ों की हूबहू रियलिटी को ग्लोरीफाई करने की जगह वॉर का असली चेहरा हमारे सामने रखने की कोशिश की गई है। इन दिस पोएम द पोएट लैमेंट्स ऑन द loss of life of young soldiers in the war and attacks on the pomp and ceremony that surrounds the war and tries to present the real face of war before us। इस पोइम में पोइट बाकी कवियों के जैसे जंग का, वॉर का गुणगान नहीं कर रहा, वीर गाथा नहीं गा रहा, वो ये भी नहीं कह रहा कि वो वीर नहीं थे, बट वो इस पोइम में वार के ऊपर दुख व्यक्त कर रहा है, जंग लगने के कारणों के ऊपर दुख व्यक्त करता है और वो उस चीज़ के ऊपर अफसोस करता है कि जंग कोई ग्लोरीफाई करने की चीज़ नहीं है, बट जंग अफसोस करने की चीज़ है। क्योंकि जब भी जंग लड़ी जाती है हज़ारों लाखों नौजवान अनटाइमली अपनी जानों को गंवा देते हैं। इसीलिए वो जंग को हाई फाई या ग्लोरीफाई या बढ़ा चढ़ा के दिखाने की बजाय जंग का असली डरावना और मौत से भरा हुआ चेहरा हमारे सामने रखने की कोशिश कर रहा है। In this section of the poet has taken an anti-war standpoint. In fact, he has not glorified the war as something great and novel। इस सेक्शन में पोइट ने वॉर को एक जंग विरोधी रवैया लेते हुए दिखाया है। ही हैज़ नॉट, उसने जंग को हाई फाई या ग्लोरीफाई करने की कोशिश नहीं की, बल्कि जंग का असली चेहरा हमारे सामने लाने की कोशिश की है। In these lines, the poet terms the rituals like ringing of the bells and prayers in churches and singing choirs as useless। इसीलिए इन पंक्तियों में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इन पंक्तियों में वो इन सभी प्रथाओं को, चाहे वो प्रथा चर्च की बेल बजाने का हो जब कोई मरता है, या फिर प्रेयर या कॉयर्स को पढ़ने का हो, वो कहता है ये सारी की सारी प्रथाएं जंग के मैदान में मर चुके सोल्जर्स या मौत की वेट करते हुए लड़ते हुए सोल्जर्स के लिए फिजूल हैं, इनका कोई मायने नहीं है उनके लिए। Because to the young soldier who have been killed in the battlefield, this custom had no importance. As the poet has said, young men fighting in the war are killed like animals are killed in a slaughterhouse। क्योंकि वो कहता है कि इन प्रथाओं का जंग के मैदान में मरते हुए मर चुके सोल्जर्स के लिए कोई वजूद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जंग के मैदान में जो नौजवान सिपाही हैं, सोल्जर हैं, वो इस तरीके से मारे जाते हैं जैसे किसी कसाई की दुकान में कोई कसाई जानवरों को मारता है, पहले उनको पालता पोसता है, फिर उनको मौत के घाट उतार देता है। बिल्कुल उसी प्रकार से उस समय की क्रिश्चियन सोसाइटी, उस समय की सरकारें जो हैं, वो यंग सोल्जर्स को बड़ा करके मौत के मुंह में डाल रही थी। और इसीलिए वो कहता है कि जो चर्च, जो सोसाइटी, जो सरकार उनको खुद मौत के मुंह में भेज रही है, तो फिर वो इस तरीके से उनको श्रद्धांजलि देने का दिखावा क्यों कर रही है? क्योंकि अल्टीमेटली वो लोग ही उनकी मौत के लिए ज़िम्मेदार हैं। फिर जब ज़िम्मेदार वो हैं तो फिर श्रद्धांजलि क्यों दी जाए? इट इज़ जस्ट लाइक some animals are fed and grown up just to be killed by the people who fed them। Similarly, the young soldiers seem to be grown young just to be किल्ड इन द बैटलफील्ड। बिल्कुल उसी तरीके से वो कहता है कि जैसे कोई कसाई जानवरों को पालता पोसता है और जब वो बड़े हो जाते हैं उनको मार देता है, बिल्कुल उसी तरीके से यंग सोल्जर्स को ऐसा महसूस हो रहा है कि उन लोगों का जन्म ही इसलिए हुआ है कि उनको जंग के मैदान में जाके मौत का सामना करना पड़े, मौत नसीब हो। दैट इज़ वाई पोएट टेल्स दैट ringing of church bells and prayers have no importance for the soldiers, as the only sound they used to hear is the sound of weapons in the battlefield, that is
द फियर इज़ द रियल फेस ऑफ द वॉर। इसीलिए वो कहता है कि अब जब वो मर चुके हैं तो इन घंटियों का, इन प्रार्थनाओं का लिए उनके लिए कोई वजूद नहीं है, क्योंकि जब जिंदा थे तो उनके कानों में आने वाली एकमात्र आवाज़ जो थी वो थी जंग के मैदान में चलाए जाने वाले अलग अलग हथियारों की आवाज़, यानी कि मौत की आवाज़। और इसीलिए वो कहता है कि उन लोगों ने तो जंग के मैदान में मौत को देखा है, और जब वो मरने जा रहे थे, लड़ रहे थे, तब तो उनके लिए किसी ने प्रार्थना की नहीं। अब जब वो मर चुके हैं तो अब इन प्रथाओं का उनके लिए कोई मायने नहीं रह गया। द पॉइंट इज़ दैट इवन डेड बॉडीज ऑफ मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स वॉन्ट मेक इट बैक होम इन द फर्स्ट प्लेस। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि कई सोल्जर्स, कई सिपाहियों की तो जो शव हैं वो भी इस कंडीशन में आ जाते हैं, इतने बुरे तरीके से उनकी डेथ होती है कि उनके शव को भी अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं होता। तो फिर इन प्रथाओं का क्या मायने, क्या अस्तित्व रह जाता है इन सोल्जर्स के लिए। इन दिस वे वी सी दैट ही इज़ एक्चुअली क्रिटिसाइजिंग द वॉर एंड प्रेजेंटिंग इट्स रियल फेस बिफोर अस। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं इस सेक्शन के अंदर, इस स्टैंजा के अंदर, वो ना केवल जंग की आलोचना कर रहा है, जंग करवाने वाले लोगों की आलोचना कर रहा है, झूठी प्रथाओं का खंडन कर रहा है, बल्कि हमारे सामने जंग का, लड़ाई का असली चेहरा भी लेके आ रहा है। फर्दर मोर द पोइट also blame the church and government being the main reason that the soldier die in the first place, because the soldiers were fighting to defend their country and its Christian value। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो सरकारों और चर्च को भी इन यंग सोल्जर्स की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल मानता है, क्योंकि वो कहता है कि ये सरकारों और ये चर्च के कारण ही वो लोग, इन दोनों को बचाने के लिए ही वो लोग जंग लड़ रहे हैं और जंग में मौत का सामना कर रहे हैं। तो इसीलिए जो चीज़ें इनकी मौत का कारण बन चुकी हैं वो इनके लिए श्रद्धांजलि कैसे दे सकती हैं, या कैसे इनके लिए श्रद्धांजलि का रूप इख्तियार कर सकती हैं। तो इस स्टैंजा में हम लोग क्लियरली एक सोल्जर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके मर जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि वो किस तरीके से उसके मरने के बाद की जाने वाली प्रथाओं को देखता है, उनका खंडन करता है, और किस तरीके से जंग के मैदान की असलियत को हमारे सामने लाता है, जो कि बहुत डर और खौफ और दर्द से भरी हुई है। Coming on to next stanza, what candles may be held to speed them all, not in the hands of boys but in their eyes shall shine the holy glimmers of goodbyes, the pallor of girls, brew shall be their pall, their flowers the tenderness of patient minds, and each slow dusk a drowning down of blinds। तो इस स्टैंजा में वो कहता है कि उनकी श्रद्धांजलि में और प्रथाओं को वो क्रिटिसाइज कर रहा है। वो कह रहा है कि उनकी श्रद्धांजलि में, जैसे वो कह रहा है कि हम लोग मोमबत्तियाँ जलाते हैं उनकी ग्रेव्स के ऊपर जाके, वो कहता है कि इन प्रथाओं का भी कोई फ़ायदा फिजूल है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि ये कैंडल्स से वो उनकी आँखों में जो ज़िंदगी की रोशनी ख़त्म हो चुकी है वो उसको दोबारा नहीं जला सकते। तो इसीलिए वो कहता है कि उस समय का समाज, चर्च, सरकारें इन झूठी प्रथाओं को, इन झूठी श्रद्धांजलियों को सिपाहियों को देना बंद कर दे। और वो कहता है कि अगर सच्ची श्रद्धांजलि अगर आप देखना चाहते हो किसी के चेहरे में, तो वो इनके घर वालों के चेहरे के ऊपर, उनके भावनाओं के, उनके हाव भावों में देख सकते हो। स्पेशली इन द फीमेल मेंबर्स के ऊपर आप देख सकते हो, वो सच्ची श्रद्धांजलि है, क्योंकि उनके उदास हुए चेहरे, उनके दुख भरे चेहरे हमेशा अपने खो चुके परिजनों को याद करते हैं। उनके चेहरों में हम लोग हमेशा इनकी याद को, इनके प्रति श्रद्धांजलि की तौर पे देख सकते हैं। इसीलिए वो ये भी मानता है कि सोल्जर्स से बड़ा बलिदान इनके परिजनों का, स्पेशली फीमेल मेंबर्स का है, जो अपने बेटा, अपना पति, अपना भाई, अपना पिता जंग में खो देते हैं। इसीलिए पोइट कहता है अगर कोई फिटिंग ट्रिब्यूट, कोई सही श्रद्धांजलि है तो वो इनके परिवारजनों की तरफ से ही आती है, जो दिल से इन्हें याद करते हैं, जो दिल से इन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। बाकी लोग तो, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया, बाकी हम लोग तो सिर्फ दिखावे की श्रद्धांजलि इनको देते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं देते। बाद में हम लोग तो ये भी कहने लग जाते हैं, जब हम लोग, जो कोई आदमी से रिटायर हो गया था, कि फ़ौजी लोग तो पागल होते हैं क्योंकि वो डिसिप्लिन में रहते हैं। तो हाँ, भी इसको भी सही कहेंगे, वो पागल ही हैं। हमारे लिए वो अपनी जानों को खोने के लिए बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं।
तो शायद इसीलिए वो पागल हैं कि वो हमारे जैसे अपने परिवारों के साथ नहीं, हम अपने परिवारों को छोड़ के अपनी जान को दाव पे लगा के बैठे हैं। तो ये हमारी सोच दिखाते हैं। एक तरफ तो हम लोग उनको श्रद्धांजलि देने की बात करते हैं, एक तरफ हम उनको पागल करार दे देते हैं। तो इसीलिए यहीं से पता चल जाता है कि हम लोग किस तरीके की दोहरी ज़िंदगी, दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं। और अगर इसीलिए पोइट कहता है उसे इस दिखावे की, सोल्जर कहता है कि उसे इस दिखावे की श्रद्धांजलि की ज़रूरत नहीं है, उसे जिस श्रद्धांजलि की ज़रूरत है वो उसके घर वालों के चेहरों में देखी जा सकती है। In the next stanza, the poet again presents another aspect of war before us. He tells that there is no use to give tributes to the soldier by lighting candles, because we can experience dying of life in the eyes of soldier. तो इस स्टैंजा में पोइट हम लोगों को सामने मौत का, जंग का एक और चेहरा हमारे सामने लेके आता है। वो कहता है कि जैसे क्रिश्चियन लोग श्रद्धांजलि देते हैं मोमबत्तियाँ जला के, वो कहता है कि इस सेरेमनी का, इस श्रद्धांजलि का भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों कोई फ़ायदा नहीं है? वो कहता है कि क्योंकि वो मोमबत्तियाँ मिलके उनकी आँखों में ज़िंदगी की जो रोशनी ख़त्म हो चुकी है, बंद हो चुकी है, उसमें दोबारा ज़िंदगी की रोशनी नहीं भर सकते। ये सारी की सारी प्रथाएं उनकी बेजान हो चुके शरीर में दोबारा जान नहीं डाल सकती। ये सारी की सारी प्रथाएं उनको दोबारा ज़िंदगी नहीं प्रदान कर सकती। तो फिर इन प्रथाओं का क्या फ़ायदा, क्या वजूद? क्योंकि इन प्रथाओं को करने वाली सरकार, चर्च, यही लोग इन लोगों को मारने के भी एक कारण है। फिर जो इनको मारने का कारण है वो श्रद्धांजलि कैसे दे सकता है? वो तो सिर्फ दिखावा कर सकता है। That is, the poet wants to tell that the soldiers know the truth of war, that they may die at any time in the battlefield. That is why we can say that in the first part of the poem, the poet mocks at the ritual which are useless for the soldiers fighting in the battlefield. इसीलिए पोइट जंग के मैदान की असलियत से भली भांति वाकिफ़ है। उसे पता है कि जंग के मैदान में वो कभी भी मर सकता है। इसीलिए वो उन प्रथाओं को एक मजाक, एक दिखावा मानता है जो उसके मरने के बाद वो सरकार, वो चर्च करेगा जिसने कि उसको मरने के लिए जंग के मैदान में धकेल दिया है। इसीलिए वो कहता है कि इन सभी प्रथाओं की उसे ज़रूरत नहीं है, इन सभी प्रथाओं को ख़त्म कर देना चाहिए। ये उसके लिए सच्ची श्रद्धांजलि का काम नहीं करती। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द पोइम, द पोइट ट्राइज टू प्रेजेंट द रियल कंडीशन ऑफ द फैमिलीज ऑफ द सोल्जर। इस हिस्से में पोइट उनके परिवारों की, मर चुके, शहीद हो चुके सोल्जर्स के परिवारों की असली कंडीशन हमारे सामने लेके आता है। द पोइट टेल्स दैट इंस्टेड ऑफ लाइटिंग कैंडल एंड ड्रेपिंग ऑफ फ्लैग्स ऑन द कॉफिन ऑफ द सोल्जर, द मोर फिटिंग ट्रिब्यूट कैन बी सीन ऑन द फेसेस ऑफ मेमोरी, स्पेशली गर्ल्स हु मे बी सिस्टर, मदर और वाइफ ऑफ द सोल्जर। वो कहता है कि जो ये दिखावे की सेरेमनीज़ या प्रथाएं की जाती हैं कि उनके श्रद्धांजलि में मोमबत्तियां जला दी, उनको बंदूकों की सलामी दे दी, राष्ट्रीय ध्वज में उनको लपेट दिया, वो कहता है कि ये दिखावे की सेरेमनी से ज़्यादा सच्ची और सही श्रद्धांजलि, वो कहता है कि मेरे घर वालों के चेहरों पे देखी जा सकती है, एक सिपाही के घर वालों के चेहरे के ऊपर देखी जा सकती है, जिनमें स्पेशली फीमेल मेंबर्स, जो उसकी पत्नी भी हो सकती है, उसकी बेटी भी, बहन भी, उसकी माँ भी हो सकती है, उनके चेहरों में देखी जा सकती है जिन्होंने अपना एक परिवार का सदस्य खोया है, जिन्होंने अपनी परिवार की एक उम्मीद को खोया है। सो इन ए वे, in other words, the poet wants to say that young men be remembered more by their family than anyone else. दूसरे शब्दों में वो एक्चुअली ये कहना चाहता है कि अगर कोई दिल से मरने के बाद उन्हें याद करेगा तो वो सरकार, आम लोग या चर्च नहीं होगा, वो उनके परिवार के मेंबर होंगे। इसीलिए वो ये मानता है कि अगर उनके मरने के बाद कोई सच्ची श्रद्धांजलि दे रहा है तो उसका परिवार दे रहा है, उसके अलावा उनको सच्ची श्रद्धांजलि जो है वो नहीं मिल रही, वो सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। इसीलिए वो दिखावे की सभी प्रथाओं का विरोध करता है। So in a way we can say that in this part the writer wants to tell the real tribute to the soldiers would be to find the solution, that is how to maintain peace and harmony so that war could be avoided. In a way no other young man could get killed them. So we can say that real tribute to soldier who died in the war is to try not to let the war happen again. तो अंत में वो ये कह रहा है कि मैं ये नहीं कहता हम लोगों को अपनी अलग अलग फोर्सेस में
ज्वाइन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारे मौत का कारण बनती हैं। वो कह रहा है कि मैं ये नहीं कह रहा। और सच्ची श्रद्धांजलि वो कहता हम मर चुके शहीद हो चुके सोल्जर्स के लिए सच्ची श्रद्धांजलियाँ ये नहीं होंगी जो ऊपर प्रथाएं आप लोग करते हो। वो कह रहे कि हमारे लिए सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब आप कोशिश करो कि दोबारा से ऐसी जंग ना हो पाए जिस जंग के कारण हम लोगों ने इतने सारे नौजवानों ने अनटाइमली अपनी ज़िंदगियों को खोया है। दोबारा ऐसी जंग ना हो जिससे कि हमारे जैसे और नौजवानों को अपनी ज़िंदगी खोनी ना पड़े। तो अंत में पोइट एंटी वॉर स्टैंड लेते हुए ये चाहता है कि मौजूदा सरकारें, मौजूदा धर्म के अलग अलग स्थल कोशिश ये करें कि किस तरीके कोई ना कोई हल निकालें कि दोबारा इस दुनिया में कभी भी जंग ना हो, ताकि लाखों करोड़ों नौजवान समय से पहले अपनी ज़िंदगी को ना गंवाए और उनके परिवारों को, अपने परिजनों को ना खोना पड़े। तो ये थी हमारी आज की पोइम की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पोइट ने एंटी वॉर स्टैंड पॉइंट लिया हुआ है। एंड द एंड टू कंक्लूड कॉमा द टाइटल ऑफ द पोइम इज सुटेबली एप्ट। तो बिल्कुल पोइम का टाइटल भी सही है। एज इट प्रेजेंट बिफोर अस द अनटाइमली डेथ ऑफ यंग मैन ड्यू टू वॉर, क्योंकि ये हमारे सामने उन नौजवानों को लेके आती है ये पोइम जिन नौजवानों ने समय से पहले अपनी ज़िंदगी को गंवा दिया जंग के मैदान में। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट पोइट हैज़ प्रेजेंटेड द हार्श रियलिटी ऑफ द वॉर। या पोइट ने जहाँ पे एक तरफ जंग के मैदान की कड़वी सच्चाई हमारे सामने रखी है एंड विश दैट देयर शुड बी नो एनी टाइप ऑफ वार इन द मॉडर्न वर्ल्ड, और वहीं पे ये कामना भी की है कि दुनिया में दोबारा कभी भी जंग जैसी चीज़ ना हो, ताकि ऐसे नौजवानों को दोबारा टाइम से पहले अपनी ज़िंदगियों को खोना ना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियोस की अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन to get the latest updates.